चलो अब इसको समझेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड को। देखिए, अगर कोई चार्ज है, मान लीजिए एक कैपिटल क्यू चार्ज है ना, एक कैपिटल क्यू चार्ज है, तो इसके सराउंडिंग में वो एरिया, वो 3 डायमेंशनल एरिया या वो स्पेस, किसी चार्ज के सराउंडिंग का वो स्पेस जिसके अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आए, कोई दूसरा चार्ज आ रहा है, मान लो एक चार्ज आ रहा है क्यू नॉट, तो ये जो दूसरा चार्ज जो है वो क्या एक्सपीरियंस करे, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब इस चार्ज की सराउंडिंग का वो स्पेस जिसके अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आके क्या एक्सपीरियंस करे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस स्पेस को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब मान लो ये चार्ज यहाँ पर है क्यों नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड मैं इस डॉटेड लाइन से शो कर रहा हूँ। अब ये चार्ज यहाँ पर है, चार्ज यहाँ पर है, मतलब ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के से बाहर है, तो यहाँ पर ये है ना, यहाँ पर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके कारण एक्सपीरियंस नहीं करेगा। तो कोई भी चार्ज है ना, अगर एक पर्टिकुलर रीजन में है और उस रीजन में वो किसी दूसरे चार्ज के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो उस रीजन को हम क्या बोलेंगे, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है, तो इसको हम लिखेंगे भी अभी। देखो क्या है, द स्पेस सराउंडिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज स्मॉल q in which another charge experiences an electrostatic force of attraction or repulsion is called the electric field of that charge, है ना। मतलब स्मॉल q के सराउंडिंग का वो स्पेस जिसके अंदर कोई दूसरा चार्ज आके क्या एक्सपीरियंस करे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन कि दूसरा चार्ज पॉजिटिव है कि निगेटिव, है ना। अगर ये चार्ज मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, ठीक है, और दूसरा चार्ज जो आ रहा है वो भी पॉजिटिव है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। और अगर ये चार्ज पॉजिटिव और दूसरा चार्ज आ रहा है वो अगर निगेटिव है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो कुल मिला के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्शन भी हो सकता है। तो दूसरा चार्ज अगर इस चार्ज के आसपास आए और दूसरा चार्ज क्या एक्सपीरियंस करे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो वो जो स्पेस होगा वो इस चार्ज की क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। आ रहा है ये समझ में आप लोगों को बेटा, है ना। एक टर्म आएगा, आएगा अभी हम पढ़ेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, या फिर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। देखो है ना, एक चार्ज मान लीजिए एक प्लस क्यू है, इसके सराउंडिंग में स्पेस है, ठीक। तो ये पॉइंट ए है, इस चार्ज के सराउंडिंग में एक स्पेस है, इस स्पेस को मैं क्या बोलूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूंगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट है ए, यहाँ पर एक पॉइंट है बी, यहाँ पर एक पॉइंट सी। अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो वो उस पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, कोई दूसरा चार्ज जो आएगा पॉइंट ए पे, वो पॉइंट ए पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील करेगा वो अलग होगी एज कंपेयर टू पॉइंट बी और एज कंपेयर टू पॉइंट सी। तो अगर मान लो यहाँ पर कोई दूसरा चार्ज ज्यादा फोर्स फील कर रहा है या ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है। यहाँ पर मान लीजिए इसके कंपैरिजन में यहाँ पर इस पॉइंट पर, पॉइंट बी पर अगर जो दूसरा चार्ज है वो ए के कंपैरिजन पे बी पर आके लेस फोर्स फील कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ए पॉइंट के कंपैरिजन में कम है, ए पॉइंट के कंपैरिजन में कम है। या हम ऐसा भी बोलेंगे कि बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब ही स्ट्रेंथ ही होता है, बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है वो ए के कंपैरिजन में कम है। सी पे आओगे तो हो सकता है थोड़ा सा और कम फोर्स फील करे, जो चार्ज आ रहा है हो सकता है सी पे आके थोड़ा और कम फोर्स फील करे, तो हम क्या बोलेंगे कि सी की जो इंटेंसिटी, सी पॉइंट सी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है या जो स्ट्रेंथ है वो और कम है एज कंपेयर टू बी एंड
ए। तो यहाँ पर एक टर्म आता है क्या, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि हमको बताता है कि अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी स्ट्रॉन्ग है या कितनी वीक है। ये हमको कौन बताएगा, ये हमको कैसे पता चलेगा, बाय कंपेयरिंग या बाय नोइंग द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, है ना। पॉइंट ए पर मुझे अगर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाए, पॉइंट बी पे अगर मुझे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाए, पॉइंट सी पर मुझे अगर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाए, तो मैं कंपेयर कर सकता हूँ कि इन पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी स्ट्रांग है या कितनी वीक है। ये मैं कंपेयर कर सकता हूँ। अलग अलग पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी स्ट्रेंथ कम ज्यादा हो सकती है। आ रहा है ना समझ में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी स्ट्रांग है या कितनी वीक है, इसी को हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है तो हम बोलेंगे उस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वीक है। तो ये टर्म अभी हम देखेंगे कि व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, या इसी को हम बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कई बार इसको मैं जनरल भाषा में इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल दूंगा, लेकिन आप इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब आप लोगों को समझना है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोलना चाह रहा हूँ। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इट रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। लिखेंगे इट रिप्रेजेंट्स स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at any point, at any point. So what is intensity of electric field? It is strength of electric field at any point. ठीक है, जहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, मतलब वहां स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, तो वहां कोई दूसरा चार्ज आएगा तो वो ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। जहां इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी या जहां इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी, उसकी स्ट्रेंथ कम होगी, वहां कोई जो दूसरा चार्ज आएगा वो वहां आके कम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, तो लिख लेंगे इट रिप्रेजेंट्स स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। चलो अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसको हम देख लेते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये देख लेते हैं कि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। ठीक, तो मान लीजिए कि एक प्लस चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, मान लीजिए कि एक प्लस क्यू चार्ज है, इसने अपने सराउंडिंग में क्या बना के रखी, इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी है, इसकी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी है, इसकी। अब मुझे अगर मान लीजिए कि प्लस क्यू चार्ज से, है ना, ये प्लस क्यू, ये पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ से आर डिस्टेंस पर, यहाँ से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है ए, यहाँ से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है ए। अब मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या फाइंड करना है बेटा, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो यहाँ अगर मुझे इस पॉइंट पर स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अगर फाइंड करना है, तो इसका एक प्रोसीजर है। क्या करते हैं, हम एक बहुत छोटा सा चार्ज लेके आते हैं। अब क्योंकि इस चार्ज की मदद से हम यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट कर रहे हैं कितना है, तो इसलिए इस चार्ज को हम क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं इसको, टेस्ट चार्ज। ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड नियरली 0 है। और बहुत छोटा लेने का मकसद क्या है, एम क्या है, कि ये इतना छोटा चार्ज है कि इसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। इसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या मानेंगे, 0, क्योंकि अगर इसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आएगी, वो अगर इसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होगी तो, है ना, तो यहाँ आके दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ओवरलैप हो जाएगी। तो फिर इस चार्ज की एग्जैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता नहीं चल पाएगी। तो हम क्या मान के चलते हैं कि एक बहुत छोटा चार्ज, बहुत छोटा का मतलब क्या है
कि बहुत छोटे मैग्नीट्यूड का चार्ज, ठीक है, और जिसको हमको मान के चलना है, ये फिक्स है कि ये जो चार्ज हम लेके आते हैं, कि जिसको मैं टेस्ट चार्ज बोल रहा हूँ, इस ये पॉजिटिव होता है। ये क्या होता है, इसका चार्ज क्या लेते हैं, पॉजिटिव। ये फिक्स कर लिया गया, ठीक है। पहले जो साइंटिस्ट है उन्होंने फिक्स कर लिया है, पहले से एक स्टैंडर्ड बना लिया है कि एक बहुत छोटे अमाउंट का, बहुत छोटे कुलम का, बहुत छोटे छोटे मैग्नीट्यूड का एक पॉजिटिव चार्ज हम यहाँ लेके आएंगे, इस पॉइंट पर रखेंगे ले जाके, क्यू नॉट। तो क्यू नॉट को मैं कहाँ रखूंगा, उस पॉइंट पर रखूंगा जहां पर मुझे क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। अब ये क्यू नॉट की क्या क्या खासियत है कि इट इज वेरी स्मॉल चार्ज, वेरी स्मॉल चार्ज, वेरी वेरी स्मॉल चार्ज। और क्या खासियत है इसकी, पॉजिटिवली चार्ज, इट इज पॉजिटिव चार्ज। और क्या खासियत है इसकी, पॉजिटिव चार्ज है। और क्या खासियत है इसकी, इसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ई से डिनोट कर रहा हूं, इसकी खुद की इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। इसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या एज्यूम करते हैं, जीरो। तो क्या क्या खासियत है बेटा इसकी, इट हैज वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, it is positive charge, it has positive charge and its own electric field is assumed to be zero, ठीक। तो ये तीन चीज हमको ध्यान रखना है। और इस चार्ज को क्या बोला जाता है, टेस्ट चार्ज। क्या बोला जाता है इसको, टेस्ट चार्ज। क्या बोला जाता है इसको, टेस्ट चार्ज। तो अगर मुझे प्लस क्यू से आर डिस्टेंस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है, तो मैं यहाँ क्या लेके आऊंगा, टेस्ट चार्ज। मैं क्या लेके आऊंगा, यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज लेके आऊंगा, और मैं देखूंगा कि ये टेस्ट चार्ज कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है इस चार्ज के कारण। तो मान लो ये चार्ज इस चार्ज को रिपल कर रहा है बाय फोर्स एफ। ये चार्ज है ना, ये प्लस क्यू चार्ज, ये भी पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव होता ही होता है। तो ये चार्ज, अब ये पॉजिटिव है, तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा इधर। तो ये चार्ज इस चार्ज पे मान लो कितनी फोर्स लगा रहा है, एफ। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, है ना। वो पॉइंट बताना पड़ेगा बेटा, क्यों, क्योंकि अगर पॉइंट चेंज हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि अलग अलग पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, अलग अलग होती है। तो अगर मैं बोलूं व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज एट पॉइंट ए, इसको चलो मैं एफ ए से डिनोट करता हूं, अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज, अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। मतलब अगर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे कैलकुलेट करना है, तो क्या क्या कैसे करना पड़ेगा, मैथमेटिकली कैसे करना पड़ेगा, इट इज देखूंगा मैं कि ये टेस्ट चार्ज कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, वो कितनी एफ ए, और डिवाइड करूंगा उसी टेस्ट चार्ज के खुद के मैग्नीट्यूड से, तो एफ ए बाई क्यू नॉट। अब कोई भी चीज अगर डिवीजन में आती है तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं, पर या, है ना, पर यूनिट। जैसे देखो चलो पहले यहाँ तक ये डेफिनेशन, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप लोगों को समझ में आया है क्या, पहले ये बताओ, हैंड्स अप करो। ये डेफिनेशन, अब अगर मैं इसका डेफिनेशन बोलूं, इसका डेफिनेशन अगर मुझे चाहिए, तो मैं क्या डेफिनेशन, इसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से मैं इसका डेफिनेशन बोल सकता हूँ। कैसे, देखो अगर मैं टेस्ट चार्ज को का मैग्नीट्यूड 1 कूलम ले लो, 1 ले लो, यूनिट मैग्नीट्यूड, यूनिट का मतलब होता है 1। अगर मैं टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड 1 कूलम ले लूं, ठीक, तो मैं क्या बोलूंगा, तो अगर ये 1 हो गया नीचे, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एफ ए के बराबर हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, एफ ए के बराबर हो जाएगा। देखो क्योंकि ये तो 1 हो गया, तो मैं इसका डेफिनेशन कैसे बोल सकता हूँ, इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय, देखो क्या बोलूंगा मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से सुना है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट is defined as force experienced by a unit positive test charge। यूनिट वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि अब इसका चार्ज कितना ले लिया मैंने, 1, है ना। तो अगर मैं इसको 1 ले लूंगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड
उस फोर्स के बराबर हो जाएगी जो कौन एक्सपीरियंस कर रहा है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो मैं अब क्या बोलूंगा, डेफिनेशन क्या बोलूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। आ रहा है ये समझ में आप लोगों को डेफिनेशन में कैसे बनाया हूं, डेफिनेशन कैसे बनाया हूं, मैथमेटिकली फॉर्मूला कैसा आ रहा है, E इज इक्वल टू एफ ए बाई क्यू नॉट। अब अगर मुझे इसका डेफिनेशन बनाना है तो मैं क्यू नॉट को क्या ले लिया, 1 कूलम, 1 मतलब यूनिट, 1 के लिए कभी भी कोई चीज को आप 1 ले रहे हो तो उसके लिए आप वर्ड क्या यूज करोगे, यूनिट। तो अच्छा, और ये भी मालूम है कि ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, तो मैं इसको अब क्या बोल सकता हूँ, क्योंकि इसका चार्ज 1 कूलम ले लिया तो इसको क्या बोल सकता हूँ, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बोल सकता हूँ। अब मैं क्या बोलूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी रीजन पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करना है तो मैं क्या बोलूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। मतलब अगर एक 1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज जितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है किसी पॉइंट पर, वही फोर्स किसके बराबर होगी, उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगी। ये आ रहा है समझ में, तो हैंड्स अप करेंगे बेटा आप लोग। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना, स्कूल में लिखने के लिए आती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने आपको क्या बता दिया, डेफिनेशन। अब देखिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड की, जैसे अपन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट करके फोर्स निकालते थे, वैसे ही कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन में भी आएगा ही आएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन में भी वैसे ही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फोर्स अपॉन क्यू नॉट, यही है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड यही है। तो अब फोर्स के एक्सप्रेशन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन में भी आएगा। तो देखते हैं अभी अपन कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा। तो अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे ए पर निकालनी है, तो ई ए क्या हो जाएगा, एफ ए बाई क्यू। अच्छा चलो, एफ ए क्या होगा, एफ ए क्या है, ये क्यू नॉट कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, 1/4। मान लीजिए कि ये स्पेस जो है किसमें है, ये वैक्यूम है, ठीक है, ये वैक्यूम है, तो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये क्यू नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, क्योंकि क्यू नॉट का इस चार्ज से कितना डिस्टेंस है, स्मॉल आर। तो ये इतनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, कौन सा चार्ज, क्यू नॉट, कहां पर, पॉइंट ए पर। तो ई ए की जगह क्या लिखूंगा मैं, ई ए की जगह एफ ए बाई क्यू नॉट, और एफ ए ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू नॉट करूंगा, मतलब नीचे में क्यू नॉट और क्यू नॉट क्या हो गया, कैंसल हो गया। क्यू नॉट कैंसल होने से इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट क्या आ गया, फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू बाई आर स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला मिल गया मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन में कौन सा चार्ज आएगा, जिस चार्ज की फील्ड निकालना है, हम किस चार्ज की फील्ड निकाल रहे हैं, प्लस क्यू चार्ज की, कितने डिस्टेंस में, आर डिस्टेंस पे, प्लस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी होगी, कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू बाई आर स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन में क्यू नॉट आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, इस एक्सप्रेशन में क्यू नॉट नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि फील्ड क्यू नॉट की नहीं है, क्यू नॉट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी कि फील्ड की वैल्यू किसी भी पॉइंट पर क्या है, ये किस पे डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पर कितनी होनी चाहिए, ये डिपेंड करेगा किस पे, उस चार्ज पे डिपेंड करेगा, उस चार्ज की वैल्यू पे डिपेंड करेगा जिस चार्ज की फील्ड है। किस चार्ज की फील्ड है, प्लस क्यू चार्ज की फील्ड है। तो जिस चार्ज की फील्ड होती है ये उस चार्ज पे डिपेंड करता है कि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी है। तो ये एक्सप्रेशन आता है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। अब ये तो हमने क्या बताया है, मैग्नीट्यूड, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या निकाल लिया है, मैग्नीट्यूड। ये किसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पॉइंट चार्ज के कारण। ध्यान रखना यहाँ पर, ये अभी हम क्या निकाल रहे हैं, कौन सा चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है। अभी हम कौन सा चार्ज ले रहे हैं, पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ, जिसका डायमेंशन नहीं होता, नियरली क्या होता है, 0। तो ये पॉइंट चार्ज है क्यू, उससे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ये मैग्नीट्यूड है। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ध्यान रखना है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होगा, ये मैं समझा रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होगा,
ये भी हम देखें। अभी हमने क्या सीखा, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे हमने अभी क्या निकाला है, मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है वो निकालना सीखा है। अब डायरेक्शन भी निकालेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी के पास दोनों चीज होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी। तो ये हमने क्या निकाल लिया, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, ध्यान रखना है हमेशा, नंबर और यूनिट दोनों को मिला के मैग्नीट्यूड बोलते हैं। जैसे अगर मैं बोलूंगा मास 5 kg, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड। जैसे मैं बोल रहा हूँ फोर्स 10 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट, अब फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, तो उसमें डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। तो ये जो 10 न्यूटन है, नंबर और यूनिट, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन तो खैर अलग ही होता है। तो किसी वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। तो अभी हमने क्या निकाला है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। अब दूसरा हमको डायरेक्शन भी बताना है। तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं मैं बता रहा हूँ। पहला कि किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी चार्ज के कारण सर्टेन डिस्टेंस पे, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, F/Q या Q0, ये एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला, इट इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बेटा कि ये Q कौन रहेगा, ये Q कौन सा चार्ज होगा, जिस चार्ज की फील्ड है। ठीक, यहाँ इस एक्सप्रेशन में टेस्ट चार्ज नहीं आएगा। ठीक, तो यहाँ से ठीक। अच्छा, अब अगला, अब नेक्स्ट पॉइंट हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ये हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा। इसको भी हम, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूरा काम आएगा आगे तक, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए अब हम किसकी तरफ देखेंगे बेटा, टेस्ट चार्ज की तरफ, है ना। टेस्ट चार्ज जिधर जाएगा, टेस्ट चार्ज को अगर मैं फ्री कर दिया और टेस्ट चार्ज फ्री होके जिधर मूव करेगा, वो डायरेक्शन किसका होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का। टेस्ट चार्ज जिधर मूव करेगा, टेस्ट चार्ज को मैं फ्री कर दिया, अब टेस्ट चार्ज को कोई दूसरा चार्ज जो है, टेस्ट चार्ज किसी दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आया। अब टेस्ट चार्ज पे क्या लग रही है, फोर्स लग रही है। फोर्स लगेगी, अगर मान लो ये प्लस क्यू चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है, तो ये प्लस क्यू चार्ज इस टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, क्योंकि टेस्ट चार्ज हमेशा क्या लेना है, पॉजिटिव, ये फिक्स रखो। तो टेस्ट चार्ज को रिपल्शन होगा, तो टेस्ट चार्ज इधर मूव करेगा, देखो टेस्ट चार्ज किधर मूव करेगा, इधर। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से कि ये जो टेस्ट चार्ज है Q0, ये अगर किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएगा तो ऑब्वियसली इस पे फोर्स लगेगी। अब फोर्स लगेगी तो वो एक्सेलरेट करेगा, वो मूव करेगा। अब वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। अब मान लो कि वो चार्ज जिसके कारण फील्ड है, वो चार्ज मान लो पॉजिटिव है, वो चार्ज मान लो पॉजिटिव है। तो अब मुझे बताएंगे कि ये टेस्ट चार्ज राइट साइड मूव करेगा कि लेफ्ट साइड, जल्दी से बताएंगे। तो मुझे बताएंगे कि ये प्लस क्यू चार्ज की फील्ड है, फील्ड तो निगेटिव चार्ज की भी हो सकती है, पॉजिटिव की भी हो सकती है। ये पॉजिटिव चार्ज की फील्ड है, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज की फील्ड है, तो इस पॉइंट पर अगर मुझे इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट पर मुझे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन पता करना है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, तो मैं इस पॉइंट पर क्या लेके आऊंगा, एक टेस्ट चार्ज, और देखूंगा कि ये टेस्ट चार्ज किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो जिस डायरेक्शन में ये टेस्ट चार्ज मूव करेगा, वही डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का होगा। तो अब मुझे बताइए कि ये जो चार्ज है, टेस्ट चार्ज, ये किधर मूव करेगा, राइट साइड की लेफ्ट साइड, क्योंकि बेटा ये भी पॉजिटिव और ये तो पॉजिटिव है ही फिक्स, तो ये मूव करेगा इधर, है ना। इसको मैं फ्री कर दिया कि भाई घूम ले तू जिधर घूमना है, इसको मैं पकड़ के नहीं रखा, उसको बोल दिया तू कि आप फ्री हो घूमने के लिए। तो ये तो मूव करेगा ही करेगा, पक्की बात है। क्यों, क्योंकि ये इस पे क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इसको धक्का लगेगा ही लगेगा, ये मूव करेगा। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करेगा, वही किसका डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। चलिए, अब अगर मान लो कि एक नेगेटिव चार्ज है -Q, उसकी फील्ड है और ये पॉइंट ए है। इस पॉइंट पर अगर मुझे पता करना है, इस पॉइंट पर अगर मुझे पता करना है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स राइट या टुवर्ड्स लेफ्ट, बताओ जल्दी बताओ, बता सकते हो तरीका, लेफ्ट। लेफ्ट, गुड। क्या करेंगे अपन यहाँ पर क्या लेके आएंगे, एक टेस्ट चार्ज,
ठीक। और देखेंगे कि वो टेस्ट चार्ज किधर मूव कर रहा है, तो वो टेस्ट चार्ज किधर मूव करेगा बेटा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो क्योंकि ये टेस्ट चार्ज फ्री टू मूव है, इसलिए वो किधर मूव करेगा, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। किधर मूव करेगा, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स लेफ्ट। तो एक चीज ध्यान रखेंगे जो हमेशा काम आएगा, पॉजिटिव चार्ज की फील्ड है या पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी किसी भी पॉइंट पर अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, किसी भी पॉइंट पर क्या होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की फील्ड का डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पर क्या होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज। नेगेटिव चार्ज की फील्ड का डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पर किधर होगा, टुवर्ड्स द चार्ज। ये अपने को ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रहेगा बेटा ये। लेकिन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्चुअल जो डेफिनेशन है वो हम लिखेंगे। डेफिनेशन किसका लिख रहे हैं बेटा, डेफिनेशन हम किसका, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसी को हम क्या बोल देते हैं, सिंपल, कई बार इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल देते हैं नॉर्मली। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अलग चीज है और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अलग चीज है। इलेक्ट्रिक फील्ड उस एरिया को बोलेंगे और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब उसकी स्ट्रेंथ। तो डेफिनेशन, लेकिन कई बार जनरल भाषा में इसको इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल देते हैं। तो डेफिनेशन किसका, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का लिखेंगे। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, intensity of electric field at any point is defined as, intensity of electric field at any point is defined as the force experienced by a unit positive charge placed at that point। ये चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, ऐसा क्यों आ रहा है, तो लिख लेंगे डेफिनेशन। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज, किसी भी पॉइंट पर अगर मुझे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करना है तो वो क्या होगी, इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। चलिए अगला देखेंगे। चलिए अब देखेंगे कि अगर ये पॉइंट है प्लस क्यू, एक पॉइंट चार्ज है, इसके कारण r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है A, है ना। यहाँ पर मुझे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है तो यहाँ पर मैं क्या लेके आऊंगा, एक टेस्ट चार्ज Q0। मान लीजिए ये टेस्ट चार्ज जो है ये कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है यहाँ पर, FA। और मान लीजिए कि यहाँ की इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, EA। मान लीजिए इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, EA। तो व्हाट इज FA, फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव। टेस्ट चार्ज को हमेशा क्या लेना है, पॉजिटिव लेना, ठीक है। तो FA इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस टेस्ट चार्ज, और यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो EA का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, FA बाय Q0। ये का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, FA बाय Q0। ऑल्सो इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। ये कैसे आया ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये लिख लो आप लोग, ठीक है। एक प्लस Q चार्ज है, ठीक है, उसके कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो E है, तो यहाँ पर मैं क्या लेके आऊंगा, मैं एक टेस्ट चार्ज लेके आऊंगा Q0, और देखूंगा कि उस पर कितनी फोर्स लग रही है, उस पर लगने वाली फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड। ऐसा करूंगा तो यहाँ पर इस पॉइंट पर क्या मिल जाएगी मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मिल जाएगी। लिख लीजिए पूरा। अब अगला पॉइंट क्या बचता है हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताना, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो
लिखेंगे इसमें द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is along the direction of motion of unit, है ना, motion of test charge if it is free to do so। इसका क्या मतलब है? इफ इट इज फ्री टू डू सो का मतलब अगर टेस्ट चार्ज को फ्री कर दिया जाए, पकड़ के नहीं रखें, तू हिल नहीं सकता, अगर उसको फ्री कर दिया जाए कि भाई तू जहां जाना है जहां जा, तो वो जिस डायरेक्शन में मूव करेगा वही डायरेक्शन क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। सो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ टेस्ट चार्ज इफ इट इज फ्री टू डू सो। दैट इज, अब इसके बाद अब क्लियर कर लेते हैं कि हमको मालूम है कि अगर पॉजिटिव चार्ज की फील्ड है तो डायरेक्शन क्या होगा फील्ड का? अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। और अगर नेगेटिव चार्ज की फील्ड है तो डायरेक्शन कहाँ होगा? टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, दैट इज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड और टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। अब देखो बेटा, एक चीज अब ध्यान रखना है, प्रोसीजर हमने सीख लिया है, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये टेस्ट चार्ज को लाना ये हम इमेजिन करेंगे, एक्चुअल में लेके नहीं आएंगे। हम क्या कर रहे हैं? इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है। हम इमेजिन करेंगे कि हाँ भाई टेस्ट चार्ज आ रहा है, ये टेस्ट चार्ज किधर मूव कर रहा है देखो, तो ऐसा एक्चुअल में कराना नहीं है, वो अपने आप इमेजिन करना है। आपको बस क्या ध्यान रखना है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण इस पॉइंट पर फील्ड किधर होगी, तो आप इमेजिन कर लो कि यहाँ अगर एक टेस्ट चार्ज होता तो वो किधर मूव करता, और टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव हो, किधर मूव करेगा? राइट साइड सीधा। तो हमने डायरेक्शन बना दिया किधर? राइट। तो ये इमेजिनरी है कि आप एक टेस्ट चार्ज ला रहे हो, फिर ऐसा नहीं, वो एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, आप इमेजिन कर लो तुरंत कि इस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज अगर होता तो वो कहाँ जाता, आप इमेजिन कर लो सीधा सीधा। तो आपको पता है कि क्योंकि टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव लेना, ये फिक्स हो गया। और ये पॉजिटिव चार्ज की फील्ड यहाँ पर देखना है हमको, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो यहाँ टेस्ट चार्ज अपने इमेजिनेशन में लेके आ जाओ और देखो कि वो रहता तो कहाँ जाता, तो यहाँ जाता, ठीक है। तो ये एक इमेजिनेशन करना है हमको। चलो, तो ये हो गया द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमने क्या फाइंड कर लिया बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? फोर्स अपॉन चार्ज, यही है ना। अब फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। अपॉन में क्या है? कूलम, क्योंकि चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। अब कोई चीज डिवीजन में आती है तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं? पर। तो इट इज न्यूटन पर कूलम। तो हम क्या लिखेंगे? एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, SI unit of electric field intensity is Newton per coulomb, है ना। इसको शॉर्ट में लिखेंगे N/C। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की SI यूनिट क्या है बेटा? न्यूटन पर कूलम। लिख लेंगे SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज न्यूटन पर कूलम। ठीक, अब कुछ पॉइंट्स और देखेंगे हम। लिख लेंगे टेस्ट चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी है, ये हम लिखेंगे, है ना। तो पहली प्रॉपर्टी है इट इज ऑलवेज assumed to be positive। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये क्या होगा? पॉजिटिव। एक हमने नियम बना लिया, रूल बना। सेकेंड, इट्स मैग्नीट्यूड शुड बी वेरी 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 स्मॉल। It is assumed that its own electric field is zero, so that it does not affect
so that it does not modify the original electric field, not modify the original electric field of the charge, है ना। जो चार्ज है जिसकी फील्ड हम निकाल रहे हैं उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को ये टेस्ट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड मॉडिफाई नहीं करनी चाहिए, इसलिए हम टेस्ट चार्ज की खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या एज्यूम कर लेते हैं बेटा, जीरो। क्या एज्यूम करते हैं, जीरो। ठीक, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है टेस्ट चार्ज। देखो अगर मुझे, है ना, ये चार्ज है Q, है ना। अगर मुझे पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है EA, तो मैं कैसे फाइंड करूंगा। एक तरीका ये है, यहाँ टेस्ट चार्ज लेके आओ, है ना, ये डिस्टेंस R, एक टेस्ट चार्ज लेके आया और देखा कि उस पर कितनी फोर्स लग रही है और उसी चार्ज के टेस्ट चार्ज से मैं डिवाइड कर दिया, एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये भी फॉर्मूला लगेगा 1/4πε0, ये चार्ज की वैल्यू जिसकी फील्ड है अपॉन इस चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस का स्क्वायर जहां पर हमको फील्ड निकालना है, तो अपॉन R², ये एक तरीका है। तो अगर मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो मैं इन तरीकों से निकाल सकता हूँ। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा, अगर मुझे इस पॉइंट पर E पता है, अगर मुझे इस पॉइंट पर E पता है, अगर मुझे इस पॉइंट पर E पता है, क्या पता है, ध्यान से सुनना। अगर मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पता है, तो यहाँ पर अगर कोई एक चार्ज आए Q, कोई चार्ज आए Q, दूसरा चार्ज, ये टेस्ट चार्ज की अब बात नहीं हो रही है, क्योंकि टेस्ट चार्ज का हम यूज कब करेंगे, जब हमको फील्ड निकालना है। अब फील्ड हमको पता है, मान लो इस पॉइंट पर फील्ड पता है। अब अगर इस पॉइंट पर अगर कोई दूसरा चार्ज Q आ गया, वो चार्ज कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा अगर मुझे फाइंड करना है, तो ये फॉर्मूला देखो, यहाँ से मैं F = QE करके भी फोर्स निकाल सकता हूँ। तो अगर मुझे इस पॉइंट पर ये चार्ज कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस चार्ज एट पॉइंट A इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ दिस चार्ज इनटू द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट दिस चार्ज। ऐसा करके मैं क्या निकाल सकता हूँ, कोई भी चार्ज, कितने भी मैग्नीट्यूड का चार्ज आके यहाँ कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, कौन सी फोर्स रहेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर मुझे वो निकालना है तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पता है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पता है, तो मुझे क्या मिल जाएगी, है ना। तो मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को उस चार्ज के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगी, वो फोर्स मिल जाएगी जो ये चार्ज क्या कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है। तो है ना, अगर मुझे इस पॉइंट पर फील्ड पता है, यहाँ पर कोई चार्ज Q है, वो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, ये फॉर्मूला लगाऊंगा। तो नोट कर लेंगे, एफ ए क्या है ना, ये डायग्राम बनाएंगे बेटा। एफ ए क्या है, एफ ए क्या है, द फोर्स एक्सपीरियंस, द फोर्स एक्सपीरियंस, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज Q। ये चार्ज अब कोई भी चार्ज हो सकता है, ये यूनिट चार्ज, ये टेस्ट चार्ज नहीं है, ये कोई भी चार्ज हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो एक चार्ज है Q, ये इस पॉइंट पर कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, FA। FA इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज Q इन द एट पॉइंट A, एट पॉइंट A, एट पॉइंट A। ये क्या है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस Q एट पॉइंट A। देखो पॉइंट A पर इस चार्ज के कारण अगर मुझे इंटेंसिटी पता है, तो ये चार्ज आके यहाँ कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो कैसे लगाऊंगा, निकालूंगा मैं ये फॉर्मूला लगा के। और ये कितना है हमको मालूम है, 1/4πε0 Q/R²। तो इसको मैं इस फॉर्मूले को और मॉडिफाई कर सकता है, क्या क्या होगा, देखो Q और E की जगह क्या लिखूंगा, 1/4πε0 कैपिटल Q/R²। तो ये फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, 1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल q बाई R²। ये फॉर्मूला हम जनरल कूलम्ब्स लॉ से भी ला सकते थे, ये फॉर्मूला हमको कूलम्ब्स लॉ से भी मिल सकता था। एक तो तरीका ये है
कि स्मॉल क्यू चार्ज कैपिटल क्यू चार्ज के कारण कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो सीधा कूलम्स लॉ से बता दो। दूसरा तरीका क्या है कि अगर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पता है तो कोई चार्ज वहां उस पॉइंट पर आके कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। दोनों तरीके से हम निकाल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या दी गई है। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है इस पॉइंट पर और इस चार्ज की वैल्यू दी है तो आप क्या लगाओगे, क्यू ही लगाओगे, तब क्या मिल जाएगा, इस चार्ज पे लगने वाली फोर्स मिल जाएगी। दूसरा, अगर ये दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड दिया है, दोनों चार्ज का डिस्टेंस दिया है, तो ये फॉर्मूला लगा के फोर्स निकालोगे। आ रहा है समझ में, हैंड्स अप करेंगे ना। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। चलो पहला पॉइंट ध्यान, मान लो शुरुआत में ये चार्ज रेस्ट में, ये चार्ज किस में, रेस्ट में, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी मान लो 100 जूल, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी, 0 + 100, कितनी होगी, 100। अब मान लो इसके फोर्स के कारण ये मूव करने लग जाए तो इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, 0 तो नहीं रहेगी क्योंकि ये मोशन में आ गया, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी की कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी। तो काइनेटिक एनर्जी भले चेंज हो लेकिन मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू फिक्स हो गई, कितनी हो गई, 100 जूल। मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो मान लो कि इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई 20 जूल, तो पोटेंशियल एनर्जी को कितना होना पड़ेगा, 80 जूल, ताकि दोनों का सम कितना हो जाए, 100 जूल। ये वाला जो सम है ये चेंज नहीं होगा। तो क्यों चेंज नहीं होगा, बिकॉज दिस चार्ज इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ कंजर्वेटिव फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड के प्रेजेंस में किसी भी ऑब्जेक्ट की या चार्ज की मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, कंजर्व होती, क्या होती, कंजर्व मतलब फिक्स होती, कांस्टेंट। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड भी एक कंजर्वेटिव फील्ड है, वहां भी किसी भी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो वैसे यहाँ पर है, मान लो काइनेटिक एनर्जी बढ़ के और हो गई 40 हो गई, तो पोटेंशियल एनर्जी कम होके कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। तो यहाँ से फिर से, ताकि सम दोनों का कांस्टेंट रहे। इससे हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर चार्ज की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, सच दैट दोनों का सम क्या रहे, कांस्टेंट रहे। या फिर वाइस वर्सा, अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी को कम होना पड़ेगा। जितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। जैसे देखो पहले काइनेटिक एनर्जी 0 थी, पोटेंशियल एनर्जी 100 थी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ के 20 हो गई, कितनी बढ़ी, 20, तो पोटेंशियल एनर्जी 20 कम हो गई, 100 से कितनी हो गई, 80। यही क्या है, यही मतलब होता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का, कि चार्ज जितनी काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा उतनी पोटेंशियल एनर्जी लॉस भी करेगा, बिकॉज चार्ज इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। देखो यहाँ से 20 और बढ़ के 40 हो गया, तो ये 80 से 20 और कम होके 60 हो गया। तो जितनी काइनेटिक एनर्जी गेन होगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा, और वाइस वर्सा। इसी को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड इन विच, inside which the mechanical energy of charge remains constant। समझ में आ रहा है पार्ट ये वाला, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? यस सर। यस सर। कंजर्वेटिव फील्ड है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फील्ड के कारण जो फोर्स होती है वो भी कंजर्वेटिव होती है। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड अगर कंजर्वेटिव है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव होगी, है ना। तो क्या लिखूंगा मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। That is inside the electric field, the mechanical energy ब्रैकेट में लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, ऑफ चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट या इसी को हम बोलते हैं कंजर्व। कंजर्व का मतलब एज इट इज, जैसा है, प्रिजर्व, जैसा है वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। डायमेंशनल फॉर्मूला या डायमेंशंस निकालने के लिए, डायमेंशंस क्या होते हैं, डायमेंशंस हमको ये बताते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम
फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। और फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, ये क्या कहलाता है, उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे आता है किसी भी क्वांटिटी का, फिजिकल क्वांटिटी का, अगर आपको उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स का नॉलेज है तो आप उससे डायमेंशन में कन्वर्ट कर लोगे। जैसे देखो, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, नॉर्मल फॉर्मूला, फोर्स अपॉन चार्ज, ये ना, फोर्स अपॉन चार्ज। अब फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1 L1 T-2। इसमें किसी को अगर दिक्कत है तो बताओ, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, और अगर आता है तो फिर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। किसी को दिक्कत है, फोर्स का नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी, अपॉन में क्या है, चार्ज, तो मैं अपॉन में ऐसा क्यू लिख के नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं डायमेंशनल फॉर्मूला को चार्ज के टर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता कभी भी। लेकिन हाँ, मुझे पता है कि चार्ज कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बना है। आगे हम पढ़ेंगे करंट। करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम। तो यहाँ से चार्ज को मैं लिख सकता हूँ करंट इनटू टाइम, लिख सकता हूँ। करंट को मैं आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, टाइम को टी से। अब करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी एंड टाइम इज आल्सो अ फंडामेंटल क्वांटिटी, तो मैं चार्ज को आई इंटू टी के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे चार्ज को फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ, क्यू की जगह क्या लिखूंगा बेटा, आई। अच्छा, आई की यूनिट होती है एम्पियर, तो एक्चुअल में आई का जो सिंबल है वो है ए। तो जब भी आप करंट को करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला, करंट को डायमेंशनल फॉर्मूला के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका सिंबल ए लोगे, तो A1। टाइम का क्या हो जाएगा, T1, ये हो गया। अब इसको ऊपर लेके जाओ, तो T1 है, ऊपर जाके ये T-2 ऑलरेडी है, T1 जाके क्या हो जाएगा, T-3, और A1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, A-1। तो यहाँ से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या दिख रहा है, देखो, M1, इसमें कोई चेंज नहीं रहेगा, L1, इसमें भी कोई चेंज नहीं रहेगा, T-2 और -1 जाके क्या हो जाएगा, -3, और A नीचे जाके ऊपर क्या हो जाएगा, A-1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर ये समझ में आ रहा है तो हैंड्स अप करेंगे। अब अगर मान लो कोई एक चार्ज है बेटा, कोई एक चार्ज है ना, अगर कोई चार्ज है, मान लो वो पॉजिटिव चार्ज है, अगर एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, ये ऐसा हवा में लटक रहा है, मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट बैलेंस हो रहा है, मतलब कायदे से इसको नीचे चले आना चाहिए, क्योंकि हवा में अगर कोई चार्ज को मैं लटकाऊंगा तो ग्रेविटी उस पर लगेगी लगेगी, क्योंकि चार्ज के पास भी तो कुछ मास होता है, तो उसको नीचे जाना चाहिए। लेकिन अगर वो हवा में लटका है, मतलब जरूर उस पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कर रही है, mg को। m इज द मास ऑफ दिस चार्ज, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। भाई ये इक्विलिब्रियम में कब रहेगा, ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब कि डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स एक दूसरे को क्या कर रही है, बैलेंस कर रही है। ठीक, अगर कोई चार्ज है, उस पर राइट साइड लग रही कोई फोर्स और वो इक्विलिब्रियम में है, तो एक लेफ्ट साइड फोर्स भी लगाना ही पड़ेगा, तभी वो इक्विलिब्रियम में होगा, सच दैट F1 इक्वल्स टू F2। अब अगर कोई चार्ज हवा में लटका हुआ है तो पक्की बात है उस पर एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगी, कौन सी, mg, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये इक्विलिब्रियम में अगर है, ये हवा में लटका है, तो पक्की बात है कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई ना कोई फोर्स होगी। अब कौन सी फोर्स हो सकती है बेटा, कौन सी फोर्स हो सकती है, ऑब्वियसली क्योंकि ये चार्ज चार्ज है, तो उस पर लगने वाली कौन सी फोर्स हो सकती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये चार्ज है और चार्ज किस पे, रेस्ट में, तो अगर ये रेस्ट पे ये चार्ज, ये हवा में लटका हुआ है, इसका मतलब है कि इसके वेट को कौन बैलेंस कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, Fe इक्वल्स टू mg। कौन बैलेंस कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसके वेट को कौन बैलेंस कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगर ये चार्ज हवा में लटका है तो, है ना। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं बेटा, है ना। देखो, अगर मुझे इस चार्ज को, इस पॉजिटिव चार्ज को हवा में लटकाना है, तो इसको लटकाने के लिए नीचे में मुझे पॉजिटिव चार्ज लेना चाहिए कि निगेटिव चार्ज, जल्दी से बताएंगे, नीचे में मुझे पॉजिटिव चार्ज लेना चाहिए कि निगेटिव। क्यों क्यों बेटा, क्योंकि अगर मुझे इसको हवा में लटका के रखना है तो मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन करना पड़ेगा, रिपल्शन देना पड़ेगा, है ना। मतलब कौन सा चार्ज रिपेल करेगा इसको, जो नीचे है, ठीक है।
तो ये चार्ज क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, इस पे ऊपर लगाएगा फोर्स। तो अगर इसको हवा में लटका के रखना है तो नीचे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, अगर मेरे पास एक और ऑप्शन है कि भाई ऊपर में भी आप चार्ज रख सकते, तो ऊपर नेगेटिव रखूं कि पॉजिटिव? सर ऊपर नेगेटिव में। ऊपर। गुड, क्योंकि अपना एम कुल मिला के क्या है कि mg को बैलेंस कर रहा है। mg नीचे है तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर होना चाहिए। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और मुझे अगर ऊपर चार्ज लगाने का ऑप्शन मिला तो ऊपर नेगेटिव लगाऊंगा। क्यों? नेगेटिव इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तब इस पे लगने वाली फोर्स ऊपर लगेगी। और अगर मुझे नीचे चार्ज लगाने का ऑप्शन मिला तो कौन सा चार्ज लगाऊंगा, पॉजिटिव, ताकि ये इसको क्या करे, रिपेल करे। ठीक है। और तो अपन दो तरीके से इसको बैलेंस कर सकते हैं। एक तो ये है कि नीचे पॉजिटिव चार्ज लगा दो और पॉजिटिव चार्ज उतनी फोर्स क्रिएट कर दे जो कि mg को बैलेंस कर ले। दूसरा तरीका ये है, नीचे अगर पॉजिटिव चार्ज लगाने का ऑप्शन नहीं तो ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा दो। नेगेटिव चार्ज इतनी ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करे कि वो mg को बैलेंस कर दे। तीसरा तरीका है, ऊपर नेगेटिव लगाओ नीचे पॉजिटिव लगाओ, दोनों मिलके बैलेंस कर लेंगे इसको। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज पे ये नेगेटिव चार्ज अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा और ये रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। तब जो नेट फोर्स होगी, नेट फोर्स मतलब अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स का सम, नेट फोर्स किसको बैलेंस करेगी, mg को। ये तीनों केस समझ में आ रहा है बेटा, क्या क्या पॉसिबल है। जो इक्विलिब्रियम में, जो हवा में लटक रहा है, उसका नेचर क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है अब। क्यों? क्योंकि अगर ये पॉजिटिव और मैं नीचे नेगेटिव लगा दूंगा तो गलत हो जाएगा। ये नेगेटिव इसको और अट्रैक्ट वो करेगा, है ना, इसको छोड़ दो, अभी इसको हटा दो। ये नेगेटिव इसको क्या करेगा, और अट्रैक्ट करेगा, तो डाउनवर्ड फोर्स लग जाएगी, ये अट्रैक्टिव फोर्स, तो दोनों फोर्स ऐड हो जाएंगी, तो इक्विलिब्रियम तो आएगा ही नहीं, ये हवा में लटकेगा नहीं। तो अब इसका नेचर इंपॉर्टेंट है कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव, उसके हिसाब से हम नीचे या ऊपर में कौन सा चार्ज लगाएंगे वो डिसाइड करना है हमको। क्योंकि हमारा मेन एम क्या होना चाहिए कि हमको mg के अगेंस्ट एक अपवर्ड फोर्स लगाना है। जैसे मान लो यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली यहाँ mg लगेगा। आप बताओ नीचे कौन सी फोर्स लगाना चाहिए, नीचे कौन सा चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव की पॉजिटिव, अगर इसको हवा में लटका के रखना है तो? सर नेगेटिव। नेगेटिव। गुड, क्योंकि कुल मिला के mg को बैलेंस करने के लिए अपवर्ड फोर्स ही चाहिए। तो अगर यहाँ चार्ज लगाऊंगा नीचे में तो मैं नेगेटिव लगाऊंगा ताकि नेगेटिव इसको रिपेल करे। और अगर मुझे ऊपर लगाने बोला जाएगा तो मैं पॉजिटिव लगाऊंगा, क्योंकि पॉजिटिव इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। या तीसरा ऑप्शन भी मेरे पास अवेलेबल है, ऊपर पॉजिटिव लगा दो नीचे नेगेटिव लगा दो, सच दैट नेट फोर्स किसके बराबर हो जाए, mg के। तो ध्यान रखना है कि अगर कोई चार्ज हवा में लटक रहा है, बैलेंस्ड है, तो mg इज बैलेंस्ड बाय एन अपवर्ड फोर्स। अच्छा, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का डायरेक्शन अलग अलग तरीके से देखना बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स को मिक्स मत कर देना, ऐसा मत सोचना कि जो डायरेक्शन फोर्स का वही डायरेक्शन फील्ड का, नहीं, अभी मैं यहाँ बता दूंगा, गड़बड़ हो जाएगा। फोर्स का डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा, ये दोनों का चार्ज, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसको भी पॉजिटिव, है ना। अगर इसको बैलेंस करके रखना है तो ये पॉजिटिव है तो नीचे भी पॉजिटिव होना चाहिए, तब इसको रिपेल करेगा। तो फोर्स का डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा, ये दोनों का चार्ज, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, फोर्स का डायरेक्शन ऊपर। अब फील्ड का डायरेक्शन बताओ। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है ना, इस पॉजिटिव चार्ज की फील्ड में ये रखा हुआ है और ये किस में है, बैलेंस्ड कंडीशन में। ठीक है। अच्छा, इस पॉजिटिव चार्ज की फील्ड मान लो इस पॉइंट पर है E, कितनी है E, और ये पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू Q है, तो F नेट की या F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, QE। ये चार्ज जो हवा में लटका है इसका मैग्नीट्यूड अगर Q है और इस चार्ज की फील्ड यहाँ पर है, क्योंकि देखो इस चार्ज को एक फोर्स चाहिए, इसको अगर हवा में लटकना है तो इसको एक फोर्स चाहिए ऊपर की तरफ। यहाँ पर फोर्स कब आएगी, जब यहाँ फील्ड होगी, क्योंकि बेटा ध्यान रखना है F इक्वल टू QE, अगर फील्ड जीरो है तो फोर्स भी जीरो होगी, इतना पक्की बात है। तो यहाँ पर फील्ड चाहिए, अब फील्ड के लिए कोई दूसरा चार्ज चाहिए, तो ये चार्ज, इस चार्ज की फील्ड है यहाँ पर E, और ये चार्ज जो हवा में लटक रहा है इसकी वैल्यू Q है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर किसी पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू पता हो तो उस पॉइंट पर कोई एक पर्टिकुलर चार्ज कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो कैसे निकालेंगे, QE से। तो एक्चुअल में जो F जो लग रही है ऊपर की तरफ वो QE के बराबर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, QE इक्वल्स टू mg लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, F की जगह QE इक्वल्स टू mg। ये एग्री कर रहे हैं आप लोग? कहने का मतलब ये है F की जगह आप QE सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, क्योंकि F mg के बराबर है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम है,
तो F इक्वल्स टू mg है, लेकिन F की जगह हम QE इक्वल्स टू mg भी लिख सकते हैं। तो F इक्वल्स टू mg भी लिख सकते हो आप, और QE इक्वल्स टू mg भी लिख सकते हो। ये फॉर्मूले से हम फोर्स निकाल सकते हैं कि उस चार्ज पे कितनी फोर्स लग रही है। इस फॉर्मूले से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस पॉइंट पर बोलेगा E की वैल्यू बताओ। यहाँ पर एक चार्ज है Q जिसका मास है m, जो कि इक्विलिब्रियम में हवा में लटक रहा है। तो बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो E की जगह क्या लिखेंगे, E इज इक्वल टू mg बाई क्यू लिख सकते हैं। ये क्यू नीचे आ जाएगा, mg बाई क्यू कर देंगे, क्या मिल जाएगा हमको, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये मिल जाएगा। तो ये चार्ज है, यहाँ पर ये हवा में लटक रहा है। अब इस पे फोर्स लग रही, फोर्स कहाँ लग रही, किस डायरेक्शन में लग रही, कौन डिसाइड करेगा, ये दोनों चार्जेस का नेचर। ठीक, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और नीचे भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा, तो फोर्स ऊपर लगेगी। अच्छा, फील्ड का डायरेक्शन बताओ क्या होगा। फील्ड ऊपर की तरफ भी हो सकती है, नीचे को। फील्ड को हम एरो से रिप्रेजेंट करें ऐसा, अगर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, अगर मैं बोल रहा हूं, अगर मैं ऐसा बना रहा हूं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन राइट साइड, किस साइड है आगे हम देखेंगे। इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इनके थ्रू हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताते हैं। अगर मैं बोलूंगा फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, मतलब ऊपर की तरफ है। अगर मैं बोलूंगा ऐसा है, मतलब नीचे की तरफ है। तो फील्ड का डायरेक्शन हम इस तरह से एरो से बताते हैं। ठीक, तो फिर से मैं इसको मिटा दे रहा हूं, फिर से हम देखते हैं। अभी हमारा टास्क अभी क्या रहेगा बेटा, कि फोर्स और फील्ड का डायरेक्शन देखते हैं। वो दोनों अलग अलग तरीके से हमको देखना है। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज हवा में लटक रहा है और नीचे में कोई चार्ज है जो इसको बैलेंस कर रहा है, चलो मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोग से क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग बताते जाना। ये पॉजिटिव चार्ज बैलेंस्ड है, नीचे में चार्ज रखना है, तो नीचे वाले चार्ज का नेचर बताओ जल्दी से, पॉजिटिव की निगेटिव। पॉजिटिव। 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 अपवर्ड। सर अपवर्ड। वेरी गुड, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसके कारण होगी और ये चार्ज पॉजिटिव है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आ रहा है ये समझ में आप लोगों को? सर। यस सर। यस सर। चलो ठीक। अब दूसरा, अब ये नेगेटिव चार्ज है, ये हवा में लटक रहा है और चार्ज रखने का ऑप्शन नीचे है। चलो बताओ नीचे कौन सा चार्ज होना चाहिए? नेगेटिव। गुड। चलो अब इस पे लगने वाली फोर्स का डायरेक्शन बताओ। अपवर्ड, अपवर्ड। क्योंकि फोर्स भाई mg के अगेंस्ट तो अपवर्ड फोर्स ही लगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपवर्ड। ठीक है, ये नेगेटिव इसको रिपेल करेगा। चलिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ, अपवर्ड की डाउनवर्ड? सर अपवर्ड। डाउनवर्ड। अपवर्ड। बेटा कि अगर ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो भाई इस चार्ज को बैलेंस तो ये कर रहा है ना, मतलब फील्ड इसकी है, इसकी फील्ड के कारण यहाँ पर क्या लग रही है, फोर्स लग रही है, फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड। ठीक, दूसरा इसकी फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो फील्ड का डायरेक्शन, अब क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज की फील्ड है, नेगेटिव चार्ज की फील्ड है, तो नेगेटिव चार्ज के कारण फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है बेटा, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, टुवर्ड्स द नेगेटिव। बताया था मैं आप लोगों को, नेगेटिव चार्ज के कारण फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। अब देखो यहाँ उल्टा हो गया, फोर्स का डायरेक्शन ऊपर हो गया, फील्ड का डायरेक्शन नीचे हो गया, तो दोनों को अलग देखना है बेटा। फोर्स का डायरेक्शन देखने के लिए दोनों का नेचर देखोगे, और फील्ड का डायरेक्शन देखने के लिए देखोगे कि फील्ड किसके कारण है। अगर नेगेटिव चार्ज के कारण फील्ड है भाई, तो टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड है तो अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। आ रहा है क्या ये समझ में आप लोगों को? हैंड्सअप करेंगे। ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी फील्ड होगी अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, इधर है ना, इधर ये पॉजिटिव चार्ज की फील्ड होगी अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अब यहाँ पर कोई दूसरा चार्ज लेके आओ जिसको बैलेंस करना है, ये दूसरा पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब दूसरा चार्ज चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसे फील्ड के डायरेक्शन में थोड़ी ना चेंज आएगा भाई, क्योंकि फील्ड तो इस पे डिपेंड कर रही है ना, फील्ड इस पे डिपेंड कर रही है। फोर्स किस पे डिपेंड करेगी, दूसरा चार्ज का नेचर क्या है उस पर भी डिपेंड करेगी फोर्स। भाई अगर ये निगेटिव हो गया ये पॉजिटिव हो गया तो फोर्स अट्रैक्टिव हो जाएगी, फोर्स का डायरेक्शन नीचे की तरफ हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव हो गया तो फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड हो गया। तो फोर्स का डायरेक्शन दोनों चार्ज के नेचर पे डिपेंड करेगा, लेकिन फील्ड का डायरेक्शन उसी चार्ज पे डिपेंड करेगा जिसकी फील्ड है। आ रहा है ये समझ में आप लोगों को? यस सर।
क्लियर है बेटा ये? Yes, sir. Yes. इसके अलावा इससे और क्या फाइंड कर सकते हो? अगर आपको चार्ज की वैल्यू पता है लेकिन ई की वैल्यू नहीं पता तो ई की वैल्यू पता कर लो, E इज इक्वल टू mg/q कर लो। आ रहा है ना समझ में? इस एक्सपेरिमेंट को जिसके थ्रू हम चार्ज की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इसको मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। इसको बोलते हैं मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इसकी मदद से हम इस चार्ज की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और ई की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं बेटा? मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इसकी मदद से, है ना, इसमें क्या किया गया है मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में? तो लिखेंगे आप लोग थर्ड पॉइंट, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे। इन मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, इन मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप experiment, in Millikan's oil drop experiment, comma, suitable electric field is created, suitable electric field is created in Millikan's oil drop experiment. Suitable electric field is created to balance the charged oil drop, to balance the charged oil drop, to balance the charged oil drop. ऑयल ड्रॉप को, चार्ज्ड ऑयल ड्रॉप को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सुइटेबल क्रिएट किया जाता है, एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर, है ना। ये एक ऑयल ड्रॉप लिया उसने, चार्ज की वैल्यू है Q, है ना, इसका वेट है, इसका मास है M, ऊपर लगता है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसकी वैल्यू होती है QE और नीचे लगता है mg। ठीक है, ये बैलेंस्ड कंडीशन में है। फील्ड का डायरेक्शन ऊपर होगा, क्यों? क्योंकि नीचे लगाओगे तो पॉजिटिव चार्ज ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए रिपेल करना है, तो फील्ड का डायरेक्शन ऊपर ही होगा। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। और इस पॉइंट पर जहां ये ऑयल ड्रॉप रखा है वहां चार्ज है E और इस ऑयल चार्ज के चार्ज की वैल्यू है Q। ये लिख लेंगे, ये बना लेंगे। So this is equilibrium of positive charge drop. Equilibrium of, equilibrium मतलब ये हवा में लटका है, इस पे नेट फोर्स 0 of positive charge drop. ड्रॉप कौन, ड्रॉप का चार्ज क्या है? पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज ड्रॉप। नेक्स्ट, अगर नेगेटिव चार्ज ड्रॉप है तो भी उस पे ऊपर ही फोर्स लगेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वैल्यू QE होगी, नीचे mg होगा, लेकिन इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए नीचे नेगेटिव चार्ज होगी, इसलिए फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? डाउनवर्ड। फील्ड का डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज होगी, नेगेटिव चार्ज की फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बेटा? ये चार्ज की वैल्यू Q है, एक्चुअल में माइनस Q है, लेकिन मैग्नीट्यूड Q है ना, नेगेटिव है लेकिन मैग्नीट्यूड Q है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E है। तो फिर से, है ना, तो ये ड्रॉप बैलेंस्ड कंडीशन में है, तो हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ नेगेटिव चार्ज्ड ऑयल ड्रॉप, इक्विलिब्रियम ऑफ नेगेटिव चार्ज्ड ड्रॉप, नेगेटिवली चार्ज्ड ड्रॉप का इक्विलिब्रियम है। तो दोनों ही कंडीशन में, चाहे ये ले, दोनों ही कंडीशन में QE बराबर mg होगा। अब यहां से आपको जो निकालना है आप निकाल सकते हैं, QE बराबर mg होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बैलेंस द वेट ऑफ द ड्रॉप।